सबसे पहले आज तारीख है आपकी 4 अप्रैल, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी या आप पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम एमए इन एजुकेशन एमएड, मतलब कि जितने भी एजुकेशन से टॉपिक रिलेटेड है उन सब चीजों की तैयारी हम लोग यहाँ पर एक साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, एक साथ मिलकर करते हैं, जिसमें जिसमें हम लोग अनेक जो भी पूरे भारत में जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को मात्र एक ही क्लास में हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक ही क्लास में हम लोग देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। ठीक, तो इसमें जो आपकी क्लास है, हम लोगों का मेन टारगेट क्या होता है, एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उस सिलेबस को कंप्लीट करना है। और उस सिलेबस को अगर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो पूरे भारत में जितने भी सिलेबस चलते हैं एजुकेशन से उन सबको ऑटोमेटिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय हम लोग पढ़े यशपाल कमेटी रिपोर्ट। क्या पढ़े? यशपाल कमेटी। ठीक है, यशपाल कमेटी रिपोर्ट की बात करेंगे। ठीक, जब यशपाल कमेटी रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यशपाल कमेटी रिपोर्ट बताओ कब आई थी? स्निग्धा कहाँ थी उस समय? क्लास नहीं ज्वाइन किया था 6:30 बजे? सर एक्चुअली मैं फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया था तो देखा नहीं मैसेज, इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई। अच्छा, तो यशपाल कमेटी रिपोर्ट कब आती है आपकी, बताइए? किसको पता है? 1992 में। सैलरी को पता है? इन्होंने भी क्लास नहीं 2009 करी? में। 2009 में। सर शाम को जो क्लास हुआ था यही पेपर या पेपर 1? पेपर 2 हुआ था ना, पेपर 1 मॉर्निंग में हम लोग करेंगे ना। चलिए, एनसीएम खत्म हो गया। हाँ, पेपर 2 का हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया था। अब हम लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले यशपाल कमेटी रिपोर्ट पढ़ी, एनकेओ पढ़ा, नेशनल नॉलेज कमीशन था, उसको पढ़ा हम लोगों ने। अब यहाँ पर यशपाल कमेटी पढ़े, यशपाल कमेटी में काफी हद तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके आगे हम लोग अब देखते हैं क्या इनकी सिफारिशों के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो इन्होंने अपनी सिफारिशों में बोलते हैं कि it was recommended that this new regulator must be free from political pursuits की बात है, मतलब कि राजनीतिक दबावों से मुक्त होने की सिफारिश करी। किसके? राजनीतिक दबावों से मुक्त होने की, राजनीतिक दबावों से मुक्ति। ठीक है, राजनीतिक दबाव से मुक्ति की बात करते हैं ये, कि पॉलिटिकल जो भी प्रेशर होता है उससे कंप्लीटली फ्रीडम मिले हम लोगों को। फिर इसमें CHER की हम बात करते हैं तो CHER का फुल फॉर्म क्या होगा बताओ? CHER सोनाली है? नहीं है, नेहा है? नेहा बताओ CHER का फुल फॉर्म क्या होगा? सर कमीशन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। हाँ, कमीशन, और क्या है? एक्सेस हायर हायर कमीशन फॉर है कि ऑफ है यहाँ पे? सर कमीशन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। कमीशन हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक, रिसर्च है आपका, जिसमें हम लोग CHER पढ़ते तो कहता है कि द पोजीशन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ CHER वाज रिकमेंडेड टू बी पैरेलल टू दैट ऑफ द इलेक्शन कमीशन, मतलब CHER के अध्यक्ष की स्थिति के समानांतर होने वाली जितनी भी आपके रिकमेंड हुए थे, जो सिफारिश की गई थी, वह चुनाव आयुक्त वाली थी। चुनाव आयुक्त वाले के अधिकार थे, जैसे चुनाव आयुक्त में अधिकार होते हैं वैसे इसमें अधिकार की बात बोले कि इलेक्शन कमीशन में जैसे इन्होंने बोला उसके समतुल्य बताया ना, पैरेलल टू। तो याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन के जो इसका CHER का जो होता है, ये इसका जो अध्यक्ष जो होता है ये किसके बराबर इसकी ताकत या शक्ति होती है? तो बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरेलल
पैरेलल बोलते हैं, किसके पैरेलल है ये है आपकी इलेक्शन कमीशन के, इलेक्शन कमीशन, ठीक, इलेक्शन कमीशन के बराबर इनकी पावर है, इनके बराबर इन्होंने बताया। इन्होंने अपनी सिफारिशों में और क्या कहा था, इन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म करने की बात की थी, और डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म करके उसको फुलफिल पूरा का कंप्लीट यूनिवर्सिटी के बारे में इन्होंने बताने की बात करी है। या कह सकते हैं कि किस आयोग ने या किस रिपोर्ट ने डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म या समाप्त करने की बात कही है, तो यशपाल कमेटी रिपोर्ट जो 2009 में आई थी, उन्होंने इसकी वकालत करी थी इसके बारे में। फिर इस रिपोर्ट में कहा गया कि आईआईटी और आईआईएम, ठीक है, आईआईटी और आईआईएम की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं देखिए फिर से, इसमें कहता है कि इस रिपोर्ट में कहा गया कि द रिपोर्ट सेड दैट आईआईटीज एंड IIMs should be encouraged to diversity, and expand their scope to work as full-fledged university, ठीक, फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी। तो यहाँ बताइए, यहाँ आप नाम आ रहा है फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी, फुल, ठीक, फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी, फुल फ्लैग, ठीक, फुल फ्लैग यूनिवर्सिटी, ठीक, फुल फ्लैट यूनिवर्सिटी। जब कभी ये क्वेश्चन आ जाएगा, ये लिखा हुआ मिल जाएगा आपका, फुल फ्लैट यूनिवर्सिटीज लिखिए मिल जाएगा, ये किस कम्युनिटी से कोरिलेट हो रहा है, तो ये आपका किस कमेटी से कोरिलेट हो रहा है, तो आपका यशपाल कमेटी रिपोर्ट से कोरिलेट हो रहा है। जिसमें हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या कहा गया, कह रहा है कि यहाँ पे रिपोर्ट में कहा गया कि आईआईटी और आईआईएम, ठीक है, किसको, आईआईटी और आईआईएम, ठीक है, आईआईटी और आईआईएम को क्या किया है को विविधतापूर्ण लाने और अपने विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, मतलब इनको बढ़ावा देना चाहिए, एक्सपेंड देयर स्कोप टू वर्क की बात बोलते हैं। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में काम करने के उनको मौका देना चाहिए, मतलब कि ये पूर्ण विश्वविद्यालय के रूप में काम करें, किसके, इसके फुलफिल, जिसको बोलते हैं पूर्ण विश्वविद्यालय, तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाएगा कि पूर्ण विश्वविद्यालय की बात किसने रखी सबसे पहले, तो पूर्ण विश्वविद्यालय की बात जो है यशपाल कमेटी रिपोर्ट ने रखी। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है इसी से, दूसरा क्वेश्चन इससे बनेगा कि डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म करके पूर्ण विश्वविद्यालय रखने की बात किसने करी, तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बन जाएगा आपका। क्लियर है, ठीक है, इतने पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सबको, बताओ ना, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन ऐसे बनेंगे इससे क्वेश्चन को हम लोग टैकल कर लेंगे। हाँ बताइए स्निग्धा। ठीक, ये पॉइंट हो गया। अब इसमें देखिए और क्या पॉइंट बनता है, अब देखिए इसमें पॉइंट जो बनेगा इधर हम देख लेते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर देख लीजिए जरा, इस साइड दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा है, पूरा नहीं है, अब दिख रहा पूरा, चलो। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, वैसे रिकॉर्डिंग में कट जाता है ना, तो वैसे नहीं करेंगे, रिकॉर्डिंग में जो है कट जाता है पूरा, चलो पूरा ऐसे लेंगे बीच में। अब इनके पॉइंट्स हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट्स लिखेंगे जो ब्लैक से होगा। अब जो इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर बताने जा रहे हैं वो टीचर एजुकेशन के लिए है, कि इन्होंने अभी तक इनके केवल इंट्रोडक्शन ले रहे थे, इन्होंने क्या बात की, अब इसमें जानेंगे कि टीचर एजुकेशन में यशपाल कमेटी रिपोर्ट की क्या भूमिका रही है। तो पहला पॉइंट लिखेंगे टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर एजुकेशन के लिए, ठीक, शिक्षक शिक्षा के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या बताया उन्होंने, सबसे पहला पॉइंट बताया कि कमेटी सजेस्टेड that BEd program should offer the possibility of specialization in secondary or elementary or nursery education।
क्या बोला कि इन्होंने बताया, सुझाव दिया कि बीएड कार्यक्रम में विशेषज्ञता की संभावना की पेशकश की और कहा कि जो माध्यमिक या प्रारंभिक हो या नर्सरी की कक्षाएं हो, उनमें इस बीएड प्रोग्राम में इन सब चीजों को अगर संभव हो तो शामिल करने की बात कही है। तो इन्होंने क्या कहा है, बीएड में क्या क्या शामिल करने के लिए कहा है? बीएड में बताओ, सबसे पहले हमने क्या बोला है? बीएड में, बीएड प्रोग्राम में अगर संभव हो सके तो इन्होंने किसको किसको शामिल करने की बात बोली? सेकेंडरी को, सेकेंडरी, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री बनेगी, सेकेंडरी बनेगा, एलिमेंट्री बनेगा, और या फिर नर्सरी, या ऑब्लिक कर दो नर्सरी। ठीक, नर्सरी की बात करते हैं, मतलब कि इन सभी को, इन सभी में से कुछ ना कुछ चीजों को मिलाकर रखने की बात करें। फिर कहते हैं कि द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम शुड आइदर बी 1 ईयर आफ्टर ग्रेजुएशन और 4 ईयर आफ्टर हायर सेकेंडरी। अब देखिए ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं यदि माध्यमिक शिक्षा या प्रारंभिक शिक्षा या नर्सरी शिक्षा में किसी को जाना है तो जाने के लिए कहा कि इस कार्यक्रम मतलब बीएड प्रोग्राम में उसकी अवधि कितनी, उसका समय कितना होना चाहिए, तो उन्होंने कहा ग्रेजुएशन हो। ठीक, यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन करके आता है और इन सब में टीचर बनने के लिए आपसे कहता है, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का, ग्रेजुएशन के बाद 1 ईयर प्रोग्राम होगा। ठीक, 1 ईयर प्रोग्राम होगा। लेकिन हायर सेकेंडरी कोई पास करके आता है, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी की अगर कोई बात करता है कि हायर सेकेंडरी पास करने के बाद कितना साल उसको पढ़ना पड़ेगा ये इस प्रोग्राम को पढ़ने के लिए बीएड को, तो उन्होंने बोला 4 ईयर। कितने? जो अभी चल रहा है ना बीए बीएड वाला, वही तो सर है ना? हाँ, इंटीग्रेटेड वाला। हाँ हाँ, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जो है वही चल रहा है इस समय। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें चल रही जिसमें हायर एजुकेशन, हायर सेकेंडरी को हम लोग 4 इयर्स में पढ़ेंगे, जबकि ग्रेजुएशन कोई करके आएगा तो उसको 1 ईयर की, किसने कहा था ये? यशपाल कमेटी रिपोर्ट में टीचर एजुकेशन के लिए कहा है। यहाँ पर क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ, यहाँ पर सब पॉइंट क्लियर हो रहा है कि टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग के एग्जाम में जो पूछा जाएगा, अभी तक इससे पहले जो बताया वो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग था, अब जो बता रहे हो टीचर एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग के जो सब्जेक्ट में है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि टीचर क्वालिटी इज अ फंक्शन ऑफ सेवरल फैक्टर। क्या कहता है? सेवरल फैक्टर की बात कह रहा है कि शिक्षक की गुणवत्ता कई कारकों का एक समूह होती है, कई कार्यों का एक समूह होती है। मतलब कि इसमें टीचर में क्या क्या स्थिति होती है? कहते हैं कि टीचर स्टेटस होता है, टीचर रेम्युनरेशन होता है। ठीक है, सबसे लिख लो, सबसे पहले पॉइंट नंबर टीचर स्टेटस, टीचर स्टेटस होता है। फिर दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है? टीचर रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन रेम्युनरेशन मतलब क्या होता है, बता सकता है कोई? नहीं सर, नहीं पता। सर रिन्यू जैसे होता है ना, रिन्यू करना मतलब फिर से उनको पुनर्नवीनीकरण एक तरह से। रेम्युनरेशन में पारिश्रमिक होता है, इसका शुद्ध हिंदी होती है पारिश्रमिक, मतलब कि भुगतान। क्या होता है? भुगतान। भुगतान नहीं से पारिश्रमिक। हाँ, पारिश्रमिक इनको बढ़ाया जाए या अच्छा किया जाए। फिर इसके बाद इन्होंने बोलते हैं कि एंड कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब काम की शर्तें क्या होंगी, तो आप डालेंगे कंडीशन ऑफ वर्क। इसको साफ करके ऊपर वाला ना, ऊपर वाला साफ कर दे। सर पारिश्रमिक बोला है आपने? हाँ, पारिश्रमिक, मेहनताना जिसको बोलते हैं, मजदूरी, लेकिन टीचरों के लिए पारिश्रमिक होता है। ठीक,
और क्या पॉइंट होगा, और इसमें आपको क्या पॉइंट मिलेगा, इसमें बोला कंडीशंस ऑफ वर्क, कंडीशंस ऑफ वर्क हो जाएगा आपका। और क्या बोलते हैं कंडीशन ऑफ वर्क के साथ बोला इन्होंने टीचर्स एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, मतलब शिक्षक की शैक्षणिक और व्यावसायिक शिक्षा। क्या लिखेंगे, शिक्षक की शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा, ठीक, व्यावसायिक शिक्षा। तो इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लिखेंगे टीचर्स एकेडमिक, ठीक, टीचर्स एकेडमिक एंड प्रोफेशनल, ठीक है, एंड प्रोफेशनल, ठीक, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, ठीक, एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। तो ये पॉइंट क्लियर हुए, इतने पॉइंट बताओ सबको कि इन्होंने क्या क्या बातें बोली हैं। कि यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले बोला कि भाई पढ़ाने के लिए अगर कोई टीचर बनना चाहता है तो उसको बीएड करना चाहिए। बीएड के लिए उन्होंने बताया कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो, उन्होंने बोला सेकेंडरी हो, एलिमेंट्री हो या नर्सरी हो, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि आप पढ़ाने के लिए, मैंने बता तो दिया, इन्होंने कहा कि भाई इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए कुछ और भी चीजें बताई। तो इन्होंने बोला जो ग्रेजुएशन हो उसके लिए 1 साल का हो, जो हायर सेकेंडरी में हो, जो आप 12वीं कक्षा पास करके वो 4 वर्ष का उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर इसमें कहते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और इनकी क्वालिटीज में। तो क्वालिटीज में उन्होंने बोला कि टीचर के स्टेटस को देखा जाता है, टीचर के पेमेंट को देखा जाता है, फिर इसके बाद देखा था कि कंडीशन ऑफ वर्क, कार्य की स्थिति क्या होती है, काम की शर्तें क्या होती हैं, ठीक है। फिर इसको बोलता है कि शिक्षक शैक्षणिक, मतलब शिक्षक की, ठीक है, शिक्षक की शैक्षणिक या शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा के बारे में उन्होंने ध्यान दिया कि भाई उनका प्रोफेशनल कोर्स कैसा हो, ठीक। तो ये चीजें इतना बोलते हैं। अगर इतनी चीजें हम लोग को समझ आ गई तो हम इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, YCR बोलते हैं। क्या बोलते हैं, YCR, ठीक है, YCR बोलते हैं। इसमें अगर हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं तो बीएड के लिए मैंने बताया है, ठीक है, पूरा का पूरा इसमें बता दिया है। अब यहाँ पर जो सर किसको YCR बोलेंगे, क्या बोले सर किसको YCR बोलेंगे, यशपाल कमेटी रिपोर्ट, YCR, ठीक है। लेकिन इन्होंने और भी चीजें कही, इन्होंने कहा कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, मतलब सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी के लिए क्या बोला है, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, ठीक, हायर सेकेंडरी, इसके लिए क्या बोला कि ये एनसीटीई देखेगी, इसको एनसीटीई देखेगा इसको। लेकिन प्राइमरी और प्री प्राइमरी कौन देखेगा, प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी और प्री प्राइमरी कौन देखेगा, तो प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, ठीक, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो ये पॉइंट यहाँ पर बताने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर बोलिए आप कंप्लीट करें अपनी बात। सर सेकेंडरी में हमारा 6 to 8 आ जाता है ना, कि 10 तक आता है, 10 तक आता है, कहीं कहीं आपको 10 तक मिलेगा, कहीं आपको 8 तक मिलता है ना, आपको मिलता है ये प्राइमरी और हायर प्राइमरी मिलता है पहला, तो दूसरा जो मिलता है आपका सेकेंडरी मिलता है, फिर हायर सेकेंडरी। सर इसमें मुझे कंफ्यूजन रहता है बहुत। हाँ, तो हर जगह अलग अलग होता है, उसमें वो पहले से ही जब कभी ऐसे लिखा होगा ना तो ब्रैकेट में जरूर लिख के वो बता देते हैं ना। वैसे अगर हमारे यहाँ देखेंगे यूपी में सेकेंडरी में आपको क्लास 6 से क्लास 8 तक मानते हैं, ठीक जी सर। हाँ,
जी, और 9 to 12 हायर सेकेंडरी हो हायर जाएगा। सेकेंडरी में। ठीक, जी। इतनी चीजें हो गई। तो अब हम लोग बात करेंगे, तो इतनी चीजें हम लोग में क्लियर हो जाता है कि इन्होंने और क्या बोला है। तो अब इनके पॉइंट्स की जिम्मेदारी शिक्षकों के वॉइस वाला जिम्मेदारियों की बात म्यूट हो बता रहा गया है कि उच्च तो शिक्षा के लिए सर संस्थान जो होगी। बोलिए। सर, वॉइस हाँ, आपकी कट गई, नहीं आ रही थी। अब आ रही? हेलो, जी सर, अभी आ हाँ रही है। अब आ रही है? जी सर हाँ, तो यहाँ पर जो होता है सर स्कूली ये शिक्षा के सभी स्तरों के लिए। अब आ रही आवाज? हेलो। जी सर। हाँ सर, पर जी सर। आपने जो ठीक, बोला हायर सेकेंडरी, अभी वो सब बता रहे 8, हैं, 9, अभी 10 सब लिख के भी बताएंगे सेकेंडरी ना। होगा। इसमें कहता है, बता रहे हैं स्निग्धा, बता रहे हैं। देखिए इसमें कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन फॉर हिस्टोरिकल रीजन। द फिर कहते हैं कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन स्कूल लेवल टीचर एजुकेशन हैज। सर, वन स्टार्टिंग को में आपने पता नहीं क्या बोला, वो आवाज कट गई थी। मामा गड़बड़ हो। चलो, अब नहीं कटेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने? बोला है कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन स्कूल लेवल टीचर एजुकेशन हैज बीन कंफर्म टू सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल स्कूल टीचर्स प्री प्राइमरी ट्रेनिंग अंडर द बीएड डिग्री प्रोग्राम। क्या बोल रहे हैं, अब देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। इसमें कहता है कि जो स्कूली शिक्षा के सभी स्तर हैं, सभी स्तरों के लिए शिक्षकों की तैयारी की जो जिम्मेदारी होगी वो उच्च शिक्षा संस्थानों को लेनी पड़ेगी। वहां पर उन्होंने बोला कि विश्वविद्यालयों की भागीदारी जो होगी वो स्कूल स्तर की शिक्षा को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर तक सीमित कर दिया गया है। तो इन्होंने बोला कि यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपका कौन देखेगी? हायर सेकेंडरी, एनसीटीई देखेगी। जबकि इसके बाद बोलता है कि बीएड के तहत जो स्कूल शिक्षकों का सेवा पूर्व मतलब प्री और पूर्व, तो ये आप प्राइमरी वाला स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। तो ये दोनों को जिम्मेदारी देने की बात कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा? आपसे पूछा जाएगा कि एनसीटीई को और स्टेट गवर्नमेंट को किसने जिम्मेदारी सौंपने की बात करी है। क्या क्वेश्चन कहा जाएगा कि हायर एजुकेशन को, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी को, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में टीचरों को ट्रेन करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होगी? तो वो एनसीटीई की होगी। किसने बताया? यशपाल कमेटी रिपोर्ट ने बताया। वहीं पर प्राइमरी और प्री प्राइमरी की जो तैयारी होगी वो बीएड के तहत होगी, बीएड के तहत होगी, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आएगी। क्लियर है ये दोनों पॉइंट? ये दोनों पॉइंट समझ आ रहा है? बताओ सभी को। जी सर। ठीक, ये जी पॉइंट्स सर। क्लियर हो गए हम लोग को। अब इसमें कहता है कि कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट मैनेज द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स फॉर प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी लेवल। तो ये लाइन आप लोगों ने लिख ली, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी हुई। फिर कहता है इट इज आल्सो नेसेसरी टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन विच इन द हायर एजुकेशन। ठीक है, इन्होंने बोला कि वर्तमान समय में जो वर्तमान समय में जो जितनी भी चीजें हैं उच्च स्तर के भीतर जितने भी शिक्षा के गुण हैं उनको बढ़ाना बहुत आवश्यक है शिक्षा के लिए। ठीक, तो यहाँ पर इतने पॉइंट हो गए। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है वो लिख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? पूछा जाता है कि एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस क्या पूछते हैं? एकेडमिक स्टाफ। ठीक है, क्या पूछा था? एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की बात करते हैं। ठीक,
एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की बात कौन सा कमेटी करती है? तो यही करती है आपकी YCR, ठीक है, YCR करती। इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि वर्तमान समय में शैक्षणिक स्टाफ कॉलेज द्वारा आवश्यक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करने की सेवा प्रदान करने के लिए सेवा कर रहे हैं। मतलब एकेडमिक कह रहे कि एट प्रेजेंट एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस आर सर्विंग, ठीक है, सर्विंग टू प्रोवाइड रिफ्रेशर कोर्सेज। ये क्या कह रहा है? रिफ्रेशर कोर्सेज, ठीक, रिफ्रेशर कोर्सेज की यहाँ पर बात करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ये बताओ, यहाँ पर एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस जो है क्या करते हैं? ये जो है क्या करते हैं? रिफ्रेशर कोर्सेज को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। क्या चलाने का काम करते हैं? सर इसमें क्या क्या आता है? इसमें जो है आपका फैकल्टी इंप्रूवमेंट होता है ना, उसके लिए होता है। किसके लिए होता है? फैकल्टी इंप्रूवमेंट, फैकल्टी इंप्रूवमेंट, ठीक, फैकल्टी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, ठीक है। जैसे फैकल्टी इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आप अपने कॉलेजेस में आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के साथ आपको अगर इंप्रूवमेंट चाहिए, आपको और अच्छे पोस्ट पे जाना है, तो आपको रिफ्रेशर कोर्सेज करने पड़ेंगे। जब रिफ्रेशर कोर्स आप कर लोगे तब आगे की ओर आप बढ़ जाओगे। यहाँ पर क्लियर है ये पॉइंट? बताओ। जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। सर वहीं से करना होता है कि अदर जगह से? क्या मतलब? ये मतलब ये बोल रहे हैं कि एकेडमिक स्टाफ नहीं कॉलेजेस नहीं, होते हैं, फैकल्टी इम्प्रूवमेंट के लिए। फैकल्टी इंप्रूवमेंट रिफ्रेशर कोर्सेज आप कहीं से भी करो, उसका कोई ज्यादा वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन्होंने फैकल्टी इंप्रूवमेंट के लिए इतनी चीजें बताई हैं, ठीक। और इसमें अगर हम देखते हैं आपका ये तो हो गया एकेडमिक रिपोर्ट, हाँ ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे NCFTE। क्या पढ़ेंगे? NCFTE पढ़ेंगे हम लोग। ये इतना क्लियर है सबको? बताओ। जी सर। ठीक, साफ करें इसको। चल, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? NCFTE। अब NCFTE कब आया था बताओ? शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या कार्यक्रम 2009 में ही आया था ये। हाँ, पढ़ते हैं NCFTE, ठीक है। N से नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर, लिख देना पूरा का पूरा, नेशनल, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा शिक्षक शिक्षा के लिए, ना, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की बात हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इतने पॉइंट यहाँ पर है। तो अब देखिए यहाँ पर जो इसकी स्थापना की बात हम करेंगे, इसकी स्थापना की बात देखो कैसे करते हैं, ठीक। तो इसमें कहता है कि NCFTE जो है, या जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, मतलब कि NCTE मतलब नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा इसका विकास किया गया, इसको विकसित किया गया। किसके द्वारा? NCTE के द्वारा। क्यों किया गया? क्योंकि यहाँ पे टीचर एजुकेशन की जब कोई बात करेंगे तो NCTE महत्वपूर्ण भूमिका आपकी अदा करेगी। अब NC कहता है कि NCFTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन डेवलप्ड द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 on the basis of national curriculum framework
2005 and right of children to free and compulsory education act 2009, as well as the fundamental tenant इंसेंड, ठीक है, इंसेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कि ये कह रहे हैं कि शिक्षक, ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा शिक्षक शिक्षा वाला बना है, ये मुख्य रूप से लिया किससे गया है, 2005 वाले से ही लिया गया है, उसी को आधार बना के बनाया गया है। और साथ ही साथ इसमें जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात हम लोग करते हैं ना, इसमें क्या करते हैं, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की, अनिवार्य और निःशुल्क की बात करते हैं, ठीक। निःशुल्क शिक्षा की जो बात करते हैं चिल्ड्रन के लिए, उसको लेकर बनाया गया है। और साथ ही साथ और क्या बनाया गया, RTE, जो कि 2009 में आया था। इन सबको मिला जुला कर इसी के आधार पर भारत के संविधान को लेकर मानकर सब चीजें ये मिलाकर तैयार करी गई, जिसमें NCT की भूमिका है, 2005 जो NCF जो है उसकी भूमिका है आपकी यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है आपकी 6 से 14 वर्ष के लिए, उसकी भूमिका है। फिर RTE जो है उसकी भूमिका। तो इन सबको मिला जुलाकर एक मसौदा तैयार किया गया, जिसको कहते हैं कि द इनिशियल ड्राफ्ट, कहते हैं द इनिशियल ड्राफ्ट NCFTE 2009 was developed by expert committee comprised of CL आनंद प्रोफेसर, ठीक है, CL आनंद। मतलब इसमें कई लोगों के नाम है, किसी एक दो का नाम नहीं, इसीलिए इसमें कई नाम आपको मिलते हैं। जैसे इसमें आपको मिलेगा CL आनंद पहला, फिर लिखिएगा प्रोफेसर राजा गणेशन, ठीक है, प्रोफेसर राजा गणेशन मिलेंगे, फिर प्रोफेसर SVS चौधरी जी मिलेंगे, फिर प्रोफेसर VK सबरवाल मिलेंगे, फिर प्रोफेसर C शेषाद्री मिलेंगे, प्रोफेसर RS खान और प्रोफेसर LC सिंह मिलेंगे। मतलब इसमें कई लोगों ने मिलकर इसको बनाया, कुछ लोगों ने इस पर ध्यान दिया, कुछ लोगों ने इस पर दिया, कुछ लोगों ने इस पर, और कुछ लोगों ने इस पर। कुल मिलाकर ये कई लोगों के साथ में बैठने से इस आयोग का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस आयोग का जब निर्माण हुआ, आयोग कह रहे हैं, इस करिकुलम फ्रेमवर्क का जो निर्माण हुआ है, ये मुख्य रूप से टीचरों के विकास के लिए ही बनाया गया। अब इसमें कहते क्या है, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ए टीचर नीड टू बी प्रिपेयर इन रिलेशन टू बी द नीड एंड डिमांड अराइजिंग इन द स्कूल कंटेक्स्ट, to engage with question of school knowledge, the learn and the learning process। मतलब कि यहाँ पर किसके किसके लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं। सबसे पहले ये कहते हैं कि जो ये बना है, इसमें कह रहे हैं कि विद्यालयों में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं, मतलब क्या कहते हैं, कह रहे हैं ए टीचर नीड टू बी प्रिपेयर इन द रिलेशन टू बी डिमांड, मतलब डिमांड अराइजिंग, डिमांड अराइजिंग की बात करते हैं कि डिमांड अराइजिंग की बात होती है, ठीक है। डिमांड अराइजिंग कहां पर होगी, मतलब मांग होगी, मांग उत्पन्न होना। तो मांग उत्पन्न कहां पर होगी शिक्षकों के लिए, विद्यालयों में, ठीक है। बालकों की आवश्यकताओं के अनुसार जो मांगे जो उत्पन्न होंगी, उसको कंप्लीट करने के लिए पहला पॉइंट बनता है। दूसरे पॉइंट में क्या कहता है, कहता है मांगों को तो पूरा कर दिया, फिर कहते हैं कि उनकी मांगों के साथ उनकी आवश्यकताओं मांगों पर कहता है इनके संबंध में शिक्षक को तैयार करना। और कहते हैं कि स्कूली ज्ञान, शिक्षार्थी और सीखने की प्रक्रिया में जो प्रश्न जुड़ते हैं, उन प्रश्नों के लिए भी इनको जो है हायर किया जाता है। कहते हैं कि इंगेज विथ, क्या कहेंगे, इंगेज विथ, ठीक, क्या कहेंगे, इंगेज विथ क्वेश्चन, ठीक है, इंगेज विथ
क्वेश्चंस ऑफ स्कूल नॉलेज, क्वेश्चंस ऑफ स्कूल नॉलेज, स्कूल स्कूल नॉलेज। ठीक है, फिर कहते हैं कि लर्नर, फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलते हैं, लर्नर। ठीक, क्या बोलते हैं, लर्नर एंड द लर्निंग, लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस मतलब सीखने की जो, शिक्षार्थी की जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर ये ध्यान देते हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से ना उस पर ये ध्यान देते हैं, इन सब चीजों से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर ये ध्यान देते हैं, इन सब चीजों पे लिए कि ये जो पूरा का पूरा आया है, पूरा का पूरा फोकस इन पर किस पर रहता है, इस पर रहता है। अब इसमें शिक्षा, इनमें टीचर की व्यवस्था के लिए कहते हैं कि इन्होंने टीचरों की व्यवस्था के लिए अनेक समय समय पर बदलाव किए जाने की संभावनाओं को व्यक्त किया है कि समय समय पर इनके बदलाव किए जाए। यहाँ पर क्लियर है, बताओ सर ये एनसीएफटी कब आया था, किस सन में? बता तो रहे 2009 में। ठीक, जी 2009 में आया था ये। अब एनसीएफटी का जो ढांचा था या जो इसका पूरा स्ट्रक्चर, ठीक, जब इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे किसकी, एनसीएफटी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो यहाँ पे याद रखिए, यहाँ पर क्वालिटेटिव की बात करते हैं प्लस क्वांटिटेटिव की बात करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रूपों से सुधार करने के लिए ये बोलते हैं। कहां कहां पर, यहाँ पर इन्होंने बोला है, कह रहे कि एनसीएफटी फ्रेमवर्क इज एन एंडेवर टुवर्ड्स क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट दैट could be achieved in educating teacher at स्कूल। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बताते हैं, कहां पर इनकी जरूरत है, इन्होंने बनाया स्कूल, स्कूल चाहिए, स्कूल के साथ साथ ग्रेजुएशन, ग्रेजुएट पर, ग्रेजुएट, ठीक, ग्रेजुएट साथ पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पे बताया, फिर डॉक्टरल पे बताया, फिर बताएंगे एट पोस्ट डॉक्टरल लेवल, मतलब इतने इतने स्तरों पर शिक्षक शिक्षित करने के लिए इन्होंने ये कंडीशंस बनाई है इन्होंने। क्लियर, अब इन्होंने इन सर्विस और प्री सर्विस टीचर के लिए भी बोला है। बोले, कोई बोल रहा है? डॉक्टरेट का क्या बोला आपने? डॉक्टरेट और पोस्ट डॉक्टरेट, डॉक्टोरल और पोस्ट डॉक्टोरल, डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल की उपाधि के लिए इन्होंने इस लेवल को बताने के लिए बोला। इनका मेन इनका जो विजन जो था, तो टीचर एजुकेशन को कवरिंग बोथ प्री एंड इन सर्विस एजुकेशन, मतलब कि इनका जो एम था, जो पर्पस था, ये आपका प्री एंड इन दोनों को मिलाकर सर्विस एजुकेशन, सर्विस, ठीक है, प्री और इन जो है सर्विस टीचर एजुकेशन की बात करते हैं, टीचर एजुकेशन, याद रखिए, प्री हो चाहे इन हो, सर्विस टीचर एजुकेशन की बात ये करते हैं। दोनों को साथ में लेकर चलने की, किसी एक को ये लेकर नहीं चलना चाहते। क्यों? क्योंकि दोनों ही आगामी भविष्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीचर बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पर ये इतने पॉइंट्स यहाँ पर हम लोग को बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब इसकी रूपरेखा में और क्या चीजें थी, इन पर इन्होंने और क्या चीजें ध्यान दिया या चिंता गहरी व्यक्त करी, तो इस पे पॉइंट हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर बनाते हैं।
चलिए, इन्होंने सबसे पहले क्या पॉइंट बताया कि किस पर इन्होंने गहरी चिंताएं थी इनका। कहते हैं कि कंसर्न्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन एनसीएफटी टू 2009, द एनसीएफटी टू 2009 फोकस्ड, ठीक है, कहेंगे फोकस, इनके फोकस किस पर था, ठीक, फोकस किस पर कह रही फोकस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसर्न ऑफ टीचर एजुकेशन बिफोर मेकिंग द करिकुलम फ्रेमवर्क। मतलब जो 2009 का एनसीईआरटी पाठ्यचर्या बनता है, तो उन्होंने किन किन बातों पर फोकस किया, सबसे पहले ये देखते हैं। तो ये प्रोफेशनलाइजेशन पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, किसके लिए, टीई के लिए। टी का मतलब समझते हैं, टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के लिए प्रोफेशनलाइजेशन की सबसे बड़ी हिमायत करी है। जिसको बोलते हैं व्यावसायीकरण, ठीक, व्यावसायीकरण की बात ये प्रमुखता से बोलते हैं। फिर इन्होंने क्या कहा, प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर्स, फिर क्या बोला है, प्रिपेयरिंग टीचर एजुकेटर, टीचर एजुकेटर की ये बात बोलते हैं। फिर इन्होंने बोला कि रिसर्च एंड इनोवेशन इन टीचर एजुकेशन, मतलब शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार के काम किए जाए, ठीक है, अनुसंधान और नवाचार के काम किए। फिर इन्होंने बताया कि ओडीएल का यूज किया जाए, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का यूज किया जाए, किसके लिए, टीचर एजुकेशन के लिए। मतलब टीई के लिए ओडीएल की बात करते हैं। ओडीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, ओपन, ठीक है, क्या होता है, ओपन एंड डिस्टेंस, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात ये बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा में भी शिक्षक शिक्षा पर ध्यान दिया। इन्होंने बोला है कि एजुकेशन ऑफ टीचर्स इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की बात बोलते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है वही क्वेश्चन पूछे, जैसे बोला इन्होंने कि एजुकेशन ऑफ टीचर्स फॉर वोकेशनल स्ट्रीम, ठीक है, इन्होंने वोकेशनल स्ट्रीम को व्यावसायिक के रूप में, उन्होंने बोला व्यावसायिक धारा के लिए शिक्षक शिक्षा को जोड़ने के रूप में इन्होंने बात करते हैं। यहाँ पर इतना क्लियर है, इतने पॉइंट बताओ सभी को। हेलो, जी सर। क्लियर ना, हाँ, तो ये सब इतने ही, ऐसे ही आपने आपके पॉइंट यहाँ पर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे न्याय जो जस्टिस वर्मा कमेटी, किसकी बात करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जस्टिस वर्मा कमेटी बताएं, साफ करें सर, जी सर। ठीक, बोलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा कमेटी के बाद फिर आपकी पूनम बत्रा मैम आएंगी, उसके बाद फिर आपका इसलिए आपका सेक्शन ए आज खत्म हो जाएगा ना, ये आपके सेक्शन ए आज यहाँ पर खत्म हो जाएगा हम लोगों का। तो अब जस्टिस वर्मा कमेटी की बात करते हैं। सर आज ही सब खत्म कराएंगे? हाँ, आज ही खत्म हो जाएगा, अभी एक घंटा भी तो नहीं हुआ क्लास स्टार्ट हुए। ये एक सर पार्ट खत्म हुआ। सर मेन चीज हम 6:30 बजे से ही पढ़ रहे हैं एकदम। कोई बात नहीं, अब समय हो गया ना, अब ज्यादा पढ़ेंगे। जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, ठीक, जस्टिस वर्मा कमेटी रिपोर्ट, जस्टिस वर्मा कमेटी के बारे में, न्यायमूर्ति वर्मा समिति की जो रिपोर्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कब आई थी, तो इसका डेट ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना, कि 23 दिसंबर को आता है इसका, ठीक है, कब आता है ये, 23 2012, हाँ 23 दिसंबर, हाँ 2012 लिख दीजिए, 2012, ठीक, 23 अभी बताने जा रहे थे,
23 दिसंबर 2012। ठीक, 23 दिसंबर 2012 को न्यायमूर्ति JS वर्मा, ठीक है, क्या नाम है इनका, नाम है JS वर्मा, ठीक है, जस्टिस जो कमेटी है, जस्टिस वर्मा कमेटी, तो इनका नाम क्या था, JS वर्मा ने दिया था, JS वर्मा, ठीक, JS वर्मा ने दिया था। इन्होंने कहा कि न्यायमूर्ति थे, इन्होंने कहा कि पूर्व में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का गठन किसमें संशोधन में सिफारिश करने के लिए, मतलब संशोधन में सिफारिश करने के लिए या आपराधिक कानूनों के लिए इनका नाम जो है काफी ज्यादा फेमस था, लेकिन सरकार ने इनको जो है हायर किया। हायर करने के बाद इनसे काफी चीजों के बारे में जाना समझा, तो इन्होंने अपनी समिति की रिपोर्ट जो है 23 जनवरी 2013 को सौंप दी। रिपोर्ट कब सौंपी, रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया, रिपोर्ट कब सौंपी थी, सबमिट करी थी, तो आपका 23 जनवरी, ठीक, 23 जनवरी 2013, ठीक है। नेहा तो बैठ के थक गए, हम तो खड़े होकर कंटिन्यू बोल के नहीं थक रहे हैं, क्यों नेहा? नो सर, अभी तो आपने किया नहीं, अभी तो 3-3 घंटे कंटिन्यू चलती है हम लोगों की क्लासेस, 3-3 4-4 घंटे ना, जब वो करो तो और भी रहेगा आपका। नो सर, उसकी बात नहीं है सर, वो स्क्रीन डायरेक्ट देखते रह रहे हैं ना, तो उसकी वजह से बोले हैं। अच्छा, स्क्रीन डायरेक्ट देखते आ रहे हो? जी सर, 6:30 बजे से ही। अच्छा, चलिए सुबह की छूट गई थी ना क्लास, तो वही कर रहे थे। ओह, चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पर इतनी चीजें बात करेंगे, तो जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशें क्या थी, सिफारिशों के बारे में जान ले, तो ये यहाँ पर समाप्त होगा। इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट में एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूटिंग ए ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉर प्री एंट्री टेस्टिंग। अब देखिए यहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, इन्होंने उस पर धावा बोला है। इन्होंने बोला है कि जो प्री एंट्री टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट टू द प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कीपिंग इन व्यू द वेरिएशन इन लोकल कंडीशंस। मतलब कह रहे कि सरकार इसमें पूर्व प्रवेश की एक पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने की संभावना तलाश करती। तो या आप हम लोग को लिखना क्या है, लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्री, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्री एंट्री टेस्टिंग, ठीक। तो ये आप लिखोगे कि आप ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, एंट्रेंस एग्जाम की जो वकालत किसने करी थी, और क्या हो एकदम आईने की या शीशे की तरीके साफ सुथरी हो, इसकी इन्होंने कहा था। किसके लिए कहा था ये, इन सर्विस टीचर, वो प्री सर्विस टीचर के लिए, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए, किसके लिए, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, ठीक, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए इन्होंने बोला। पहला, ठीक है, किसमें वेरिएशन होना चाहिए, हिंदी में क्या होगा इसका, क्या चीज सर हिंदी में क्या होगा ये इसका पॉइंट? इसमें होगा ट्रांसपेरेंट की मतलब पारदर्शिता, सर एंट्रेंस एग्जाम में, हाँ, प्री मतलब पूर्व प्रवेश परीक्षा, पूर्व प्रवेश परीक्षा में जो पारदर्शिता लाने के लिए इन्होंने बोला है, किसके लिए, प्री सर्विस, पूर्व सेवाकालीन शिक्षा, पूर्व सेवाकालीन शिक्षक
शिक्षा, ठीक है, पूर्व सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा के लिए इन्होंने ऐसा पॉइंट रखा सभी के सामने। फिर इन्होंने बोला कि शिक्षक शिक्षा के लिए उच्च शिक्षा प्रणाली का एक हिस्सा होना चाहिए, मतलब कि टीचर एजुकेशन जो है हायर एजुकेशन सिस्टम का एक पार्ट होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, लिखोगे हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन पार्ट, ठीक है, हायर एजुकेशन पार्ट होना चाहिए, ठीक है। कौन होगा हायर एजुकेशन पार्ट, या फिर टीचर एजुकेशन को, टीचर एजुकेशन को हायर एजुकेशन का एक पार्ट इन्होंने मानने के लिए कहा है। फिर उन्होंने कहा है कि इसकी जिसकी अवधि के लिए इन्होंने शिक्षक शिक्षक कार्यक्रम को बढ़ाने की जरूरत समझी। तो क्या इन्होंने बोला कि टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम ऑफ टीचर एजुकेशन, मतलब टीचर एजुकेशन, इंटर्नशिप को बढ़ाने की बात की थी ना सर, टीचर इंटर्नशिप एजुकेशन का जो है ड्यूरेशन, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को बढ़ाने की बात की, ठीक है। ये नवंबर 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, नवंबर 2017 का जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आया हुआ है। फिर इसमें हाँ, क्या, एमपीवाई क्वेश्चन है। हाँ इसमें मिलेगा आपको। फिर इसमें कहते हैं कि शिक्षक शिक्षा संस्थानों को बहु और अंतर अनुशासनात्मक वातावरण में स्थापित करने की बात बोलते हैं, मतलब लोकेटिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन मल्टी एंड इंटरडिसिप्लिनरी इन्वायरमेंट। कैसी, मल्टी एंड, ठीक है, मल्टी एंड आपका क्या हो जाएगा, मल्टी एंड इंटर मल्टी एंड इंटर डिसिप्लिनरी डिसिप्लिनरी की बात बोलते हैं, डिसिप्लिनरी की बात बोलते हैं। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, हिंदी में पहले ही बता दिया कि बहु और अंतर, ठीक, बहु और अंतर अनुशासनात्मक वातावरण, अनुशासनात्मक वातावरण, ईवीएस वातावरण की बात करते हैं, ठीक है। इतने पॉइंट यहाँ पर बात करते हैं, क्लियर है, बताओ सभी को ये पॉइंट क्लियर है सर? जी। सर, ये टीचर प्रोग्राम में जो बढ़ाने की बात कही गई है वो इंटर्नशिप वाला ना? हाँ, इंटर्नशिप या उनको टीचिंग का जो प्रैक्टिस होती है, टीचिंग प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर बात करी गई है, इसीलिए इसको जो है 1 साल से बढ़ाकर 2 साल तक करने 2 की साल का वकालत करते हैं ये। हाँ। लेकिन ये पर्टिकुलर पूनम बत्रा ने किया था ना सर 2014 में? हाँ, अभी उसको बताएंगे तो उसमें आ जाएगा आपको। तो इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, इन्होंने अपने वर्मा आयोग के सुझाव का कार्यान्वयन जो है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा मतलब एनसीटीई ने 2 प्रमुख पहलुओं पर लागू किया है। पहला क्या था, टीचर्स मतलब कि भावी शिक्षकों के लिए टीचर की मान्यता और रैंकिंग के लिए भारत का पहला ढांचा इन्होंने तैयार किया है। क्या किया इन्होंने, एक क्या कह रहे हैं कि कह रहे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्मा कमीशन सजेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इज इम्प्लीमेंटिंग टू फ्लैगशिप इनिशिएटिव्स टीचर, ठीक है, क्या बोला है, टीच आर, ठीक है, ये बोला है आपसे, ऐसे लिखना है इसको, ठीक है, TEACH फिर आर बनाए, टीचर फॉर पर्सपेक्टिव टीचर्स इन इंडियाज फर्स्ट फ्रेमवर्क फॉर एक्रीडेटिंग एंड रैंकिंग बेस्ड ऑन 4 पिलर्स। इन्होंने 4 स्तंभों के आधार पर इन्होंने इनकी गुणवत्ता को बताने की बात करी है, ठीक है। 4 पिलर टेस्ट, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, एकेडमिक, ठीक है,
क्या बोलते हैं पहला कि 4 पिलर टेस्ट है जिसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल असेस्ट, ठीक है, असेस्ट एकेडमिक होता है, एकेडमिक असेस्ट होता है। चलो लिख लो चारों ना। पहला क्या होगा आपका बताओ, हेलो, फिजिकल, सॉरी, पहला फिजिकल असेस्ट हो जाएगा, साइकोलॉजिकल बोले ना। ठीक, पहला क्या हो जाएगा फिजिकल असेस्ट हो जाएगा आपका। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सर इधर का मिटा दीजिए, हो गया है। अच्छा हाँ इधर का साफ कर दे, सामने आ रहा तो सही से आ जाएगा। सर ये T4 है क्या? ये इन्होंने 4 स्टेजेस दिए हैं जिसमें टीचरों की गुणवत्ता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। गुणवत्ता उनके कि उनको रैंकिंग देनी है ना, तो उनको रैंकिंग देने के लिए इन्होंने बोला है, ठीक, टीचर रैंकिंग, T4 का मतलब है टीचर रैंकिंग का। तो टीचर रैंकिंग के लिए इन्होंने 4 पिलर माने हैं, ठीक, 4 पिलर माने। अब उन 4 पिलरों के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। 4 पिलर में सबसे पहले पॉइंट पे फिजिकल असेस्ट, ठीक है, पहला फिजिकल असेस्ट हो जाएगा। फिजिकल असेस्ट हो जाएगा पहला भौतिक संपत्ति जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भौतिक संपत्ति, भौतिक संपत्ति हो गई। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा इन्होंने बोला है आपके लिए, मैंने क्या बोला था दूसरा, इसमें एकेडमिक असेस्ट, एकेडमिक असेस्ट, ठीक है, दूसरा ये है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा इन्होंने बोला है आपका टीचिंग क्वालिटी, तीसरा आपका टीचिंग क्वालिटी बोला है आपका, क्या बोला है, टीचिंग क्वालिटीज, ठीक है। फिर चौथा जो पॉइंट है 1 2 3 4, चौथा जो पॉइंट है उन्होंने बोला लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउट, लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, लर्निंग आउटकम्स बोलता है इसमें, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हम लोगों को बताते हैं। अब इसमें क्या बोला है, शैक्षणिक संपत्ति। अब देखिए इसमें कुछ चीजें बताते हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि टीचिंग क्वालिटी में क्या होना चाहिए, उन्होंने बोला कि ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग फॉर सैंपल क्लासेस, ठीक है, सैंपल मतलब नमूना कक्षाओं की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रखना चाहिए, ठीक है, टीचर क्वालिटीज के लिए इन्होंने पहला पॉइंट, ठीक है। फिर दूसरे में क्या है, लर्निंग आउटकम के लिए इन्होंने क्या रखा, इन्होंने कहा कि टेस्ट ऑफ स्टूडेंट, छात्रों का परीक्षण, क्या बोलेंगे, टेस्ट ऑफ स्टूडेंट, ठीक, टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की बात ये बोलते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट, बताओ। सर टीचर क्वालिटी में क्या बोला है आपने? टीचर क्वालिटी में इन्होंने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सैंपल क्लासेस के लिए बोला है, लिख देते ना, ऑडियो एंड वीडियो, ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ सैंपल क्लासेस, सैंपल क्लासेस, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद इन्होंने कुछ और बताया है, इन्होंने बताया इन्होंने क्या बताया आपको, एनटीपी, क्या बताया है, एनटीपी, ठीक, एनटीपी का पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, ठीक है, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, ठीक है, क्या लिखेंगे, नेशनल टीचर प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय शिक्षक मंच, ठीक है, क्या लिखेंगे,
इन्होंने सबसे पहले किसकी स्थापना करी? राष्ट्रीय शिक्षक मंच की स्थापना करी इन्होंने सबसे पहले। ये लाइन हमेशा आती है क्वेश्चन पूछने के लिए ना। इनका उद्देश्य क्या होता है? शिक्षकों को सबके साथ जोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन सामग्री, इससे क्या होगा कि ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आदमी जुड़ना चाहे सब तरीकों से जुड़ सकता है, मटेरियल एक दूसरे को दे सकता है। तो ये राष्ट्रीय शिक्षक मंच प्रदान करता है हम लोगों को, एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रदान करता है हम लोगों को। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ यहाँ पर जो एग्जाम में पूछा गया टीच आर, जहां पर रैंकिंग देने के लिए इन चारों चीजों को देखा जाता है कि किसी टीचर में फिजिकल संपत्ति मतलब भौतिक रूप से वो कितना तैयार है। फिर एकेडमिक, ये जो प्रशासनिक रूप में होता है, प्रशासनिक रूप में उसको कितना ज्ञान है। फिर इसको टीचिंग क्वालिटीज, उसके अंदर कैसी कैसी क्वालिटीज, ऑडियो वीडियो, बात करने का, बोलने का उतार चढ़ाव कैसा है। फिर लर्निंग आउटकम कि उसके बच्चों उनके बच्चों जो पढ़ाए हुए होते हैं उनका जब टेस्ट लिया जाता है तो उनका परफॉर्मेंस किस प्रकार का रहता है। यहाँ पर ये सब चीजों के आधार पर हम टीचर को रैंकिंग प्रदान करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि शिक्षक शिक्षा मंच की मतलब राष्ट्रीय शिक्षक मंच की बात ये बोलते हैं कि नेशनल लेवल पे हम लोगों को खड़ा करने की ये बात बोलते हैं। बताओ इतना पॉइंट क्लियर है सबको? सर एनटीपी ये जस्टिस वर्मा बोलते हैं या फिर टीचर रैंकिंग में? ये बोलते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी सब बोलते हैं। जी सर। ठीक, जी चलो ठीक है। तो इतना कंप्लीट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसको साफ करके पूनम बत्रा वाली बता के खत्म हो जाए फिर आपका। ठीक, साफ करें? चलो हाँ सर। ठीक ठीक ठीक। पूनम बत्रा मैम ज्यादा बड़ा नहीं है, उसमें बस देखना है कि क्या क्या चीजें उन्होंने कही है। सर इसी की कंटिन्यूटी में हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ लेंगे क्या? खत्म हो जाएगा फिर? अच्छा नहीं अभी पढ़ेंगे उसको, जब तो पढ़े और पढ़ेंगे तब उसमें और पढ़ा देंगे ना, क्योंकि अभी सिलेबस को थोड़ा सा कवर कर लेना, क्योंकि बहुत खींचने में भी समय लगेगा हमें। बहुत सारा। सर इसमें ए वाले में हम लोगों का ब्लैक बोर्ड वाला छूटा है। हाँ हाँ ठीक है, वो हम पढ़ा देंगे। पूनम बत्रा कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, पूनम बत्रा समिति। तो पूनम बत्रा समिति जो है ये बोलती है कि एनसीटीई ने जो मानदंड और जो मानकों को विकसित करने के लिए एक पूनम बत्रा समिति की स्थापना करी। मतलब एनसीटीई ने इसकी स्थापना करी है, एनसीटीई ने स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? पूनम बत्रा कमेटी की स्थापना करी। ठीक है, पूनम बत्रा कमेटी की, जो कि कब आया था इसकी? पूनम बत्रा ने 16 मई 2014 को अध्यक्षता की रिपोर्ट की। इन्होंने एक अध्यक्ष बन के उसी समय इन्होंने रिपोर्ट कुछ समय बाद दे दी थी। तो अगर पूछा जाता है कि कब बनी है तो 2014 में ये बनती है आपकी, 2014 बनती है। और रिपोर्ट कब प्रस्तुत करते हैं? रिपोर्ट जो है ये 16 मई को दे देती हैं 2014। ठीक, 2014 16 मई को ये देती। इन्होंने क्या क्या किया? इन्होंने बीएलएड की बात करी है। इन्होंने किस चीज की बात करी है? इसमें कहा जाता है कि पूनम बत्रा मैम की जब समिति की स्थापना हुई तो इन्होंने बीएलएड, इन्होंने अगर इंग्लिश में बोलेंगे कि द एनसीटीई हैज सेट अप अ प्रोफेसर पूनम बत्रा कमेटी टू डेवलप द नॉर्म एंड स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर द, मतलब कि इन्होंने क्या किया है? याद रखना है इन्होंने क्या क्या पॉइंट बताया। नॉर्म्स, सबसे पहले नॉर्म्स, ठीक है। नॉर्म्स किसके अकॉर्डिंग है? नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। फिर इसके बाद क्वालिटी, फिर इसके बाद क्या दिया? क्वालिटी नहीं होगा, क्वालिफिकेशन, ठीक है, क्वालिफिकेशन इन्होंने बताया है।
फिर किसके रिक्रूटमेंट में, रिक्वायरमेंट में जो होती है आपकी, ठीक। अब ये नॉर्म्स, स्टैंडर्ड एंड क्वालिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब कि उनके मानक क्या होते हैं, उनके जो है मानदंड क्या होते हैं, वो क्वालिफिकेशन का मतलब होता है उनकी योग्यता क्या होती है, और वो भर सकते हैं, फार्म नहीं भर सकते। ये किसके लिए था, इन्होंने बताया BELED की, BELED, BELED की बात बोलते हैं इन्होंने। BELED के बाद DLED की, DLED के लिए बोलते हैं, DLED के साथ साथ BEd के बोलते हैं, ठीक। BEd के लिए बोलते हैं। इसके लिए इन्होंने योग्यता और आवश्यकताएं और मानदंड बताया, और इन्होंने एमएड कार्यक्रम में, किसमें, एमएड कार्यक्रम में, ठीक। एमएड कार्यक्रम में क्या होता है, इन्होंने एमएड कार्यक्रम में न्यायमूर्ति जो जस्टिस वर्मा कमेटी था उस पर उन्होंने प्रकाश डाला, और उसके आधार पे पूरी की पूरी चीजें यहाँ पर बताते हैं हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर एमएड के आधार की, एमएड का क्या बेस होगा, बीएड का क्या बेस होगा, बीएलएड का क्या होगा, डीएलएड का क्या होगा, इन सब में जो क्राइटेरिया होता है, मानक होता है, उन मानकों के लिए इन्होंने बताया है, कार्यक्रम पूरा का पूरा सौंपा इन्होंने, ठीक है। और इन्हीं के आधार पर बीएड को जो है बीएड की अवधि बढ़ाकर 4 वर्ष कर दी गई थी, मतलब कि उनके पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया था व्यावहारिक और स्कूली इंटर्नशिप में, ठीक। किसमें, इंटर्नशिप में, इंटर्नशिप वही होगा। हाँ, इंटर्नशिप में सर वही होगा ना, बीएड और एमएड को 2 साल का कर दिया गया, हाँ, इंप्लीमेंट सबको कर 2 दिया साल का कर लागू दिया कर गया है, दिया। चाहे तो इसको लो, चाहे इसको लो, चाहे इसको लो, या फिर इसको लो, सभी को 2 साल कर दिया है। और मुख्य रूप से बीएड पाठ्यक्रम में इंटर्नशिप की कंडीशन को लागू कर दिया है। कहते हैं केंद्रीय विचारधारा में बीएड पाठ्यक्रम की अवधि छात्र के सुझावों, छात्रों को देखते हुए उनके पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया, जिसमें व्यावहारिक और स्कूली इंटर्नशिप के संकायों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। तो इसमें कुल मिला के इंटर्नशिप को बढ़ा देते हैं, बढ़ाने की वजह से ये 2014 से 2 साल का हो गया है आपका। क्लियर यहाँ पर, बताओ सभी को क्लियर है यहाँ पर? को जी 5 महीने का कर दिया, 1 महीना ऑब्जर्वेशन करेंगे और 4 महीना टीचिंग करेंगे। हाँ, ये कर देंगे। तो इतनी चीजें आपकी सब क्लियर होती। कल की डेट से हम लोग सेक्शन बी पढ़ेंगे, उससे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी देखेंगे, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी को स्टार्ट करेंगे, और बहुत जल्दी हम लोग सभी चीजों को कवर कर लेंगे, ठीक है जी सर। चलिए तब ठीक है, सब लोग आराम करें, रेस्ट करें। चलिए कल सुबह मिलते हैं हम लोग 6:15 बजे। सर मॉर्निंग में क्लास रहेगी? हाँ, मॉर्निंग में क्लास होगी, 6:15 बजे होगी। तब तक के लिए गुड नाइट सभी को, जय हिंद। गुड नाइट।